नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद टीके में। दोस्तों आज हम आपके लिए फिर मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का एक प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जिसके अंदर 50 प्रश्न शामिल हैं, जो कि हिंदी, अंग्रेजी, रीजनिंग, सामान्य ज्ञान और बाल विकास से संबंधित प्रश्न हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और देखिए, जो प्रैक्टिस सेट है इसमें आपके बिल्कुल जो सामान्य प्रश्न पत्र रहेगा 50 अंक का, उसी के अनुरूप ही इसमें प्रश्न हैं। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न हैं, और आप भी गैस कर सकते हैं कि आपका स्कोर उसके अंदर कितना रहता है। पहला प्रश्न यहाँ पर है, फल के अनेक अर्थ होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ संबंधित नहीं है। देखिए यहाँ पर फल के अनेक अर्थ होते हैं, और यहाँ पर अनेक अर्थ में से जो अर्थ यहाँ पर मैच नहीं कर रहा है उसे हमें यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर 4 विकल्प के रूप में जो दिए हैं ये दिए हैं। पहला दिया है यहाँ पर, आमुख खाद्य फसल परिणाम लाभ। अब परिणाम को तो हम फल कहते हैं, लाभ को भी फल कहते हैं, परंतु यहाँ पर देखिए खाद्य फसल जो होता है इसको भी यहाँ पर फल माना गया है। अब इसको यहाँ मानने का कारण है कि हम कई प्रकार की खाद्य फसलें उगाते हैं, और उनमें से कई जो फसलें होती हैं वो फल के रूप में, सब्जी के रूप में, फल के रूप में प्राप्त होती है। तो यहाँ पर इसको भी यहाँ पर फल माना है, और यहाँ पर जो अर्थ मैच नहीं करेगा वो नहीं करेगा पहला वाला आमुख। आमुख शब्द जो है वो फल का यहाँ पर अर्थ नहीं है। चलिए अगला है, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। तो छत्तीसगढ़ी बोली जो होती है वो हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर पूर्वी हिंदी होती है। तो ऑप्शन ए जो रहेगा यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर शुद्ध वर्तनी है, 4 शब्द दिए हैं, इनमें हमें शुद्ध वर्तनी को देखना है कि कौन सा शब्द यहाँ पर शुद्ध है। तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी जो रहेगा, ज्योत्सना, जिसके अंदर दोनों ही वर्ण त और स जो है ये आधे आ रहे हैं, ये यहाँ पर सही रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। नेहा को नौकरी नहीं करनी है, इसके स्थूलांकित अंश में है। तो स्थूलांकित का मतलब है यहाँ पर जैसे नेहा को, तो ये डार्क लिखा है, बोल्ड लाइन में लिखा है। तो ये क्या है, तो यहाँ पर ये कर्म कारक है, कर्ता कारक है, संप्रदान है, कर्म और कर्ता दोनों है। तो यहाँ पर ये रहेगा कर्ता कारक, ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, यथार्थ का विलोम है। तो यथार्थ का जो विलोम होता है वो होता है आदर्श। ऑप्शन बी जो रहेगा ये यहाँ पर इसका सही उत्तर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। प्रतिकूल और प्रतिकूला शब्द युग्म का सही अर्थ वाला विलोम चुनिए। तो यहाँ पर हमें इनके शब्द युग्म का सही अर्थ वाला विलोम चुनना है। तो देखिए यहाँ पर प्रतिकूल का मतलब होता है विपरीत, और प्रतिकूला का मतलब होता है सपत्नी। तो यहाँ पर इसका जो उत्तर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी जो रहेगा, विपरीत और सपत्नी। प्रतिकूला मतलब सपत्नी। तो ये इसका ऑप्शन डी जो रहेगा ये इसका सही अर्थ वाला युग्म रहेगा। चलिए आगे है, नोटिफिकेशन का हिंदीकृत रूप है। अंग्रेजी का वर्ड है नोटिफिकेशन, और इसका हिंदीकृत रूप होता है अधिसूचना। तो ऑप्शन ए जो रहेगा ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सार्वनामिक विशेषण आते हैं। तो सार्वनामिक विशेषण कब आते हैं, तो सार्वनामिक जो विशेषण होते हैं ये आते हैं संज्ञा के पहले। ऑप्शन सी जो रहेगा ये हमारा यहाँ पर सही उत्तर रहेगा। आगे है, संतोष का सही संधि विच्छेद होगा। तो संतोष का सही संधि विच्छेद रहेगा ऑप्शन डी, शम धन तोष, जिसमें म के साथ में हलंत लगेगा, और ये यहाँ पर इसका संधि विच्छेद होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है। तो यहाँ पर हमें अशुद्ध शब्द को देखना है। तो यहाँ पर देखते हैं, तो ऑप्शन ए जो है ये प्रफुल्ल, ये एक अशुद्ध शब्द है, क्योंकि इसमें जो फ रहेगा, फ पर छोटे ऊ की मात्रा रहेगी, तो ये शुद्ध हो जाता। तो प्रफुल्ल जो है ये वर्तनी की इसमें अशुद्धि है, जो कि ऊ की मात्रा है। तो ये था हमारा ऑप्शन ए, यहाँ पर अशुद्ध शब्द। चलिए अब देखते हैं आगे हमारे अंग्रेजी से संबंधित प्रश्न हैं। तो इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस 4 अल्टरनेटिव्स आर गिवन फॉर द आइटम्स फ्रेज प्रिंटेड इन बोल्ड इन द सेंटेंस। चूज द अल्टरनेटिव विच द बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द आइटम एंड फ्रेजेस। तो यहाँ पर जो बोल्ड लाइन के अंदर आइटम्स और फ्रेजेस दिए हैं, तो इनका हमें एक सही मीनिंग यहाँ पर 4 जो शब्द दिए हैं, नीचे विकल्प दिए हैं, इनमें दिया है। तो कौन सा सही अर्थ उनका यहाँ पर मैच कर रहा है,
तो ये हमें इसमें देखना है। तो पहला यहाँ पर क्वेश्चन इसमें है, द प्रोजेक्ट एडवांस्ड बाय लीप्स एंड बाउंड्स। अब देखिए लीप्स एंड बाउंड्स जो होता है तो उसका अर्थ होता है ये छलांग और सीमा। तो यहाँ पर इसको जब हम इस सेंटेंस के अंदर यूज़ कर रहे हैं, द प्रोजेक्ट एडवांस्ड बाय लीप्स एंड बाउंड्स, मतलब ये जो प्रोजेक्ट है ये छलांग और सीमा से उन्नत परियोजना है। तो यहाँ पर इसका अर्थ क्या होता है, छलांग और सीमा से मतलब है तेज़ी से। तो जैसे कोई भी चीज़ कोई प्रोजेक्ट काफ़ी तेज़ी से शीघ्रता से पूरा हो रहा होता है, तो उस स्थिति में उसे लिप्स एंड बाउंड प्रोजेक्ट कह सकते हैं। तो उसका मतलब होता है तेज़ी से। तो यहाँ पर इसका सही अर्थ जो हो जाएगा वो हो जाएगा रैपिडली, यानी कि तेज़ी से या शीघ्रता से। अगला है, सी इज़ टू फॉन्ड ऑफ हर ऑन वाइज। यहाँ पर फिर ये बोल्ड लाइन के अंदर यहाँ पर आइडम्स फ्रेज दिया है। तो टू फॉन्ड ऑफ हर ऑन वाइज, मतलब यहाँ पर सेंटेंस जो बन रहा है हमारा, सी इज़ टू फॉन्ड ऑफ हर ऑन वाइज, वह खुद की आवाज़ की भी शौकीन है। तो यहाँ पर इसके लिए सही अर्थ में इसका उत्तर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, डज नॉट लिसन प्रॉपरली टू एनीवन एल्स। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेंटेंस आर गिवन विद ब्लैंक्स टू बी फिल्ड इन विथ एन अप्रोप्रिएट वर्ड्स फॉर अल्टरनेटिव आर सजेस्टेड फॉर ईच क्वेश्चन। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ द फोर एंड इंडिकेट इट एज योर आंसर। तो यहाँ पर हमें 4 विकल्प दिए हैं और सेंटेंस के अंदर इनका चयन करना है कि कौन सा यहाँ पर सही उत्तर रहेगा। तो फर्स्ट इसके अंदर दिया है, आई हैव नो हिम स्पेस ए लॉन्ग टाइम। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी जो रहेगा 4, आई हैव नो हिम फॉर ए लॉन्ग टाइम, मतलब मैं उसे लंबे समय से जानता हूँ। अगला है, आई विश आई स्पेस हर क्लीन द रूम। तो यहाँ पर इसके लिए सही वर्ड हो जाएगा आस्क्ड, जो रहेगा ऑप्शन सी, आई विश आई आस्क्ड हर टू क्लीन द रूम। यहाँ पर काश मैं उसे कमरे को साफ करने के लिए कहता। अगला है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। अब यहाँ पर हमें वर्ड दिया है, उसका हमें मीनिंग यहाँ पर पहचानना है, जो इन 4 विकल्पों में से एक रहेगा। सबसे फर्स्ट में यहाँ पर दिया है फ्रुगल। तो फ्रुगल यहाँ पर वर्ड दिया है और फ्रुगल मतलब होता है मितव्ययी। तो यहाँ पर इसका अर्थ जो रहेगा मितव्ययी, और मितव्ययी के लिए यहाँ पर हम इसका सही अर्थ जो दर्शाता है वो रहेगा ऑप्शन ए, इकोनॉमिकल जो रहेगा। तो इकोनॉमिकल का मतलब भी मितव्ययी हो जाता है। तो ये दोनों यहाँ पर समानार्थी शब्द है, फ्रुगल और इकोनॉमिकली। चलिए अगला देखते हैं। अगला है मोटिव। तो मोटिव मीन्स होता है प्रेरणा। तो यहाँ पर जो प्रेरणा है तो इसके लिए यहाँ पर सही जो रहेगा वो रहेगा इंटेंशन, ऑप्शन सी जो रहेगा ये इसके लिए बिल्कुल सही रहेगा। और इंटेंशन का मतलब इरादा भी होता है, पर ये मोटिव का समानार्थी शब्द है और इसकी मीनिंग को ये व्यक्त करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। फर्स्ट दिया है यहाँ पर वेग। वेग मीन्स होता है अस्पष्ट। तो यहाँ पर इसका मतलब है अस्पष्ट, और अस्पष्ट का हमें अपोजिट देखना है। तो अपोजिट जो होता है स्पष्ट का स्पष्ट, और स्पष्ट के लिए हो जाएगा क्लियर। तो ऑप्शन ए जो रहेगा क्लियर इसका अपोजिट हो जाएगा। चलिए अगला है इनक्रेडिबल। तो इनक्रेडिबल जो रहेगा वर्ड हमारा, इसका अर्थ हो जाएगा अविश्वसनीय जो होता है, इनक्रेडिबल। तो इसके लिए यहाँ पर सही उत्तर इसका हो जाएगा बिलाएबल। तो बिलाएबल का मतलब ऐसे मुमकिन भी होता है, और ये इनक्रेडिबल का अपोजिट भी हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो रहेगा ये इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं सामान्य ज्ञान या समसामयिक घटनाक्रम के क्वेश्चन। किस राज्य सरकार के द्वारा प्रदेश में अवैध तौर पर रह रहे लोगों का पता लगाने के लिए 30 जुलाई 2018 को राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी का दूसरा व अंतिम मसौदा जारी किया गया? तो ये कौन से राज्य की सरकार ने जारी किया था? तो ऑप्शन डी जो रहेगा असम। असम राज्य सरकार ने ये मसौदा जो है 30 जुलाई 2018 को जारी किया था, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, और ये वहाँ के लोगों, वहाँ रह रहे लोगों की पहचान के लिए जारी किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है,
निम्नलिखित में से प्रबलतम ऑक्सीजन क्षमता किसकी है? तो यहाँ पर ऑक्सीजन क्षमता नहीं, ये ऑक्सीकरण क्षमता है। थोड़ा सा यहाँ पर ये मिस प्रिंट है। अब यहाँ पर 4 विकल्प में क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। अब यहाँ पर ये जो दिया है ये गलत लिखा है। यहाँ पर एफ ही नहीं है, केवल एफ है, क्योंकि क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये चारों ही तत्व जो हैं ये हैलोजन परिवार के तत्व हैं और आवर्त सारणी के वर्ग 17 के तत्व हैं और ये एक प्रबल ऋणात्मक परिवार वाले तत्व होते हैं सभी। और इनमें फ्लोरीन जो होता है इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्षमता सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि ये सबसे छोटा तत्व होता है और सबसे उस श्रेणी में, उस वर्ग में सबसे ऊपर रहता है। तो यहाँ पर एफ ही नहीं होगा, एफ होगा, और यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होगा, ऑक्सीकरण क्षमता होगा। तो ये 2 वर्ड यहाँ पर मिसप्रिंट हैं। चलिए आगे देखते हैं। पौधों में एंजाइम कहाँ होते हैं? तो पौधों में एंजाइम पत्तियों में, जड़ में, तने में या शरीर की सभी जीवित कोशिकाओं में। तो देखिए बात तो यहाँ पर पौधे की हो रही है और यहाँ पर शरीर शब्द नहीं होना चाहिए था, सभी जीवित कोशिकाओं में। तो यदि हम पौधे की भी बात करते हैं तो चाहे पौधा हो चाहे कोई भी जीव हो, सभी के जीवित कोशिकाओं में एंजाइम्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं। तो ऑप्शन डी जो रहेगा यहाँ पर उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL निदेशक के रूप में 1 अगस्त 2018 को किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर HAL के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था ऑप्शन बी CB अनंत कृष्णन को, और इन्हें नियुक्त किया गया था 1 अगस्त 2018 को। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो रहेगा ये हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस का संबंध किससे है? तो एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस का संबंध जो होता है वो होता है ऑप्शन बी बर्ड फ्लू से। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। यहाँ पर हमें इनको सुमेलित करना है, तो चलिए थोड़ा सा जूम करते हैं इसको। अब देखते हैं, यहाँ पर पहले दिया है श्री हरिकोटा, सांची स्तूप, गुजरी महल और ताज उल मस्जिद। तो यहाँ पर इनके लिए कूट नीचे दिया है और इस कूट के अनुरूप हमें इसको मिलान करना है। तो देखिए यहाँ पर जो ए वाला है हरिकोटा, ये है आंध्र प्रदेश के अंदर। मैं सीधे इसको यहाँ टिक कर रहा हूँ। सांची स्तूप जो रहेगा, तो सांची स्तूप जो है इसका उत्तर हमारा हो जाएगा ये है चलिए मैं पहले इसको मिला रहा हूँ, गुजरी महल ग्वालियर और सांची स्तूप रायसेन और ताज उल मस्जिद भोपाल। तो इस प्रकार से ये मिल जाएंगे। अब हमने ए वाले को मिलाया है 4 से, तो यहाँ पर ए वाला 4 से ऑप्शन बी के अंदर है। बी वाले को मिलाया है 2 से, तो यहाँ पर ये भी मिल रहा है। और सी वाला मिल रहा है 3 से, ये भी मिल रहा है। और डी वाला जो है वो 1 से। तो ये हमारा ऑप्शन बी जो रहेगा यहाँ पर ये सही उत्तर रहेगा। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे? तो हमें उस ऑप्शन का चयन करना है जो मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारा उत्तर रहेगा ये रहेगा श्री VC शुक्ल। ऑप्शन डी जो रहेगा ये मध्य प्रदेश के अभी तक मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं, और ये सभी नाम जो हैं ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। चलिए आगे है, बुंदेलखंड में चंदेल शासकों की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो बुंदेलखंड के अंदर चंदेल शासकों की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो देखिए यहाँ पर ये उत्तर जो है कलिंजर, खजुराहो, महोबा, झांसी। तो यहाँ बुंदेलखंड में चंदेल शासकों की राजधानी जो थी ना वो कलिंजर, खजुराहो, महोबा तीनों जगहों पर थी। झांसी में नहीं थी। तो प्रश्न जो है वो थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए था कि कहाँ नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर एक विकल्प से ज़्यादा उत्तर मैच करते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न ऐसा होना चाहिए था, परंतु ऐसा दिया है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें कि इसमें तीनों विकल्प जो है A, B और D तीनों ही चंदेल शासकों की राजधानी बुंदेलखंड में थी। तो यहाँ पर झांसी नहीं थी। चलिए तो थोड़ा सा मिस प्रिंट है इसके अंदर। अगला है, ब्राज़ील स्थित अमेजन बैसिन के वन कहलाते हैं। अब ब्राज़ील स्थित अमेजन बैसिन के वन क्या कहलाते हैं? तो ये वन सेल्वास कहलाते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर इसका सही उत्तर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, संविधान में 10वीं अनुसूची
संबंधित है, तो 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो 10वीं अनुसूची संबंधित है, ऑप्शन फर्स्ट जो है, राजनीतिक दलों में दल बदल को प्रतिबंधित करने से। और ये 52वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया है, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई है। और ये 52वां संविधान संशोधन जो है ये 1985 में किया गया है। तो इससे संबंधित ये आंकड़ा भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें। और ये राजनीतिक दलों में दल बदल को प्रतिबंधित करने के लिए है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है रीजनिंग से संबंधित, तार्किक ज्ञान से संबंधित है। मैथ्यू ने अपने मित्र श्याम से एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए उस लड़की का पिता मेरी माता का इकलौता पुत्र है, तो वह फोटोग्राफ किसका है? अब देखिए यहाँ पर यदि हम मान लेते हैं कि यहाँ पर मैथ्यू है और यहाँ पर एक लड़की है और ये लड़की। अब मैथ्यू इस लड़की की ओर इशारा करके कह रहा है कि इस लड़की का पिता, तो इस लड़की का पिता मेरी माता का, मैथ्यू की माता, ये मैथ्यू की माता का पुत्र है। तो मैथ्यू की माता का पुत्र तो ये भी है और ये जो है पुत्र, तो ये इसकी पुत्री हो गई। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था। तो ये लड़की जो है ये मैथ्यू की क्या लगी? तो ये इसकी लड़की होगी, मतलब इसकी पुत्री होगी। तो ये ऑप्शन सी जो रहेगा, मैथ्यू की ये पुत्री है। आगे देखते हैं। दी गई समीकरण को संतुलित करने तथा यहाँ पर स्टार चिन्हों के प्रतिस्थापित करने के लिए गणित चिन्हों का सही क्रम चुनिए। तो यहाँ पर इसे संतुलित भी करना है और उसमें देखना है कि कौन से यहाँ पर चिन्ह का इसमें प्रयोग होगा। तो देखिए यहाँ पर जो इसके लिए सही चिन्ह है, तो हम सबको रख करके देखेंगे और जैसे हमारे समीकरण किस प्रकार से यहाँ पर संतुलित हो जाती है। तो यहाँ पर इसके लिए हम विकल्प बी को देखते हैं, ऑप्शन बी को। यहाँ पर हमें गुणा, फिर यहाँ पर भाग, इसी के साथ भी यहाँ पर माइनस और यहाँ पर बराबर। अब देखिए हमारे लिए यह समीकरण बनेगी 18 गुणित 6 भागित 3 माइनस 12 बराबर 24। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 3 से 6 को भाग लगा देंगे 2 बार, 2 का 18 में गुणा कर देंगे, तो ये बन जाएगा 36 और 36 में से हम 12 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 24। तो यहाँ पर 24 बराबर 24, ये हमारे लिए समीकरण जो है वो संतुलित हो जाएगी और ऑप्शन बी यहाँ हमारा सही उत्तर हो जाएगा ये। चलिए अगला प्रश्न है, 5 जिलों में एक समूह में अकबरपुर फतेहपुर से छोटा है। अब जैसे प्रश्न बोलता था हम वैसे इनको लिखते जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर अकबरपुर जो है वो फतेहपुर से छोटा है। तो आप चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं या अपने हिसाब से जमा सकते हैं। तो मैं थोड़ा ऐसा करता हूँ, यहाँ पर अकबरपुर फतेहपुर से छोटा है, तो फतेहपुर जो है ये बड़ा हो गया अकबरपुर से, तो इसको 1 नंबर दे रहे हैं और इसको 2 नंबर दे देते हैं। फिर उसके बाद में धनबाद पलामू से बड़ा है, तो धनबाद जो है वो पलामू से बड़ा हो गया है, तो ये 3 नंबर हो गया, ये 4 नंबर हो गया। और बाराबंकी फतेहपुर से बड़ा है, तो अब फतेहपुर हमने 1 नंबर दिया था, बाराबंकी जो है वो इससे बड़ा हो गया है, किंतु इतना बड़ा नहीं कि जितना पलामू। तो अब फतेहपुर से बड़ा बाराबंकी हो गया है और बाराबंकी से बड़ा पलामू हो गया है। तो या तो आप ऐसे लिख लें या फिर इनको इस प्रकार से जमा लें। तो सबसे पहले हमें मिला था यहाँ पर फतेहपुर, तो ये हमने फतेहपुर लिख लिया और फतेहपुर जो है वो अकबरपुर फतेहपुर से छोटा है, तो फतेहपुर ऊपर लिख लिया और अकबरपुर नीचे कर लिया ये। अब उसने कहा है धनबाद पलामू से बड़ा है, तो आप चाहें तो इधर लिख लें धनबाद, ये धनबाद और ये पलामू से बड़ा है, और बाराबंकी फतेहपुर से बड़ा है। तो बाराबंकी जो है वो फतेहपुर से बड़ा है और इतना बड़ा भी नहीं जितना पलामू है। तो मतलब पलामू जो है वो फतेहपुर से बड़ा हो गया, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं बाराबंकी, क्योंकि बाराबंकी फतेहपुर से बड़ा है और इतना बड़ा भी नहीं जितना बड़ा पलामू है। तो पलामू इससे ऊपर हो जाएगा, ये पलामू।
और ये हो जाएगा सबसे ऊपर धनबाद, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हम इनको प्रश्न के अनुरूप जमा लेंगे। और अब यहाँ पर पूछा गया है कि सबसे कौन सा जिला सबसे बड़ा है। तो सबसे ऊपर हमने उसी क्रम में जमाया है, जो सबसे बड़ा है वो सबसे ऊपर है, सबसे छोटा यहाँ सबसे नीचे है। और कोई सा भी क्रम पूछा जा सकता है तो हम इसमें से देख करके बता सकते हैं, क्योंकि हमने इनको उसी क्रम में रखा है। सबसे बड़े को सबसे ऊपर है, उससे छोटा उससे नीचे, और इसी प्रकार से बाकी नीचे गए। तो धनबाद यहाँ पर जो रहेगा ये सबसे बड़ा हुआ। तो ऑप्शन सी जो रहेगा ये हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है वो कौन सी संख्या है जिसके, तो मान लेते हैं कि वो संख्या x है और जिसके 1/5, तो इसके साथ गुणा में 1/5 भाग में 4 की वृद्धि, तो इसमें हम +4 कर देंगे। वृद्धि उसकी मतलब उसी संख्या के, तो फिर यहाँ पर 10 x लेते हैं बराबर इसके 1/4, तो इसमें गुणित 1/4 में 10 की कमी मतलब -10 के बराबर हो जाती है। तो एक बार इस प्रश्न में इस संख्या के बारे में ऐसा बोला है और फिर इस बार कमी के बारे में बोला है। तो देखिए यहाँ पर x का हम 1 में गुणा करेंगे तो x/5 और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 4, इधर हो जाएगा x/4 - 10। अब मैं यहाँ इसको फिर से लिख रहा हूँ। तो इधर हुआ था हमारा x/5 + 4 और इधर हुआ था x/4 - 10। तो अब हम क्या करेंगे, इस 10 को बराबर के इधर लेके आ जाते हैं इस साइड में। तो इधर 4 है और प्लस ये 10, इधर हम x/5 को उधर ले जाते हैं तो x/4 - x/5, इन दोनों का हम लघुत्तम ले लेंगे 20। यहाँ पर हो जाएगा 5x, इधर हो जाएगा 4x, तो ये इधर तो हो जाएंगे 14 और इधर आ जाएगा x/20। अब आगे देखिए, इधर 14 था, इधर x/20, इसका इधर तिर्यक गुना कर देंगे तो 14 दूनी 28, 280 और ये x। तो वो संख्या ऑप्शन बी। तो यहाँ पर हमारा उत्तर जो रहेगा ऑप्शन बी वो संख्या। यदि एक चक्रीय चतुर्भुज के बाह्य कोण 50 डिग्री हो तो उसका आंतरिक सम्मुख कोण कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर एक वृत्त मान लेते हैं और इसके अंदर एक चतुर्भुज मान लेते हैं ये। अब इस चतुर्भुज की का एक बाह्य कोण बना लेते हैं। तो ये मान लीजिए कि हमने बाह्य कोण है और ये 50 डिग्री का। अब प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि इसका सम्मुख आंतरिक कोण, तो इसका सम्मुख आंतरिक कोण ये होगा, यहाँ वाला, ये वाला। अब ये हमसे पूछ रहा है कि इसका मान कितना होगा। तो जो चक्रीय चतुर्भुज होते हैं उनमें सम्मुख कोण मतलब कि आमने सामने के जो कोण होते हैं, चाहे वो इधर के हों या इधर के हों, इनका योग 180 होता है। अब देखिए यहाँ पर हमें मिला 50, तो इधर वाला कोण जो है ये हो जाएगा 130 का, क्योंकि यहाँ एक लाइन के ऊपर यदि हम ऐसा कोण बनाते हैं तो ये 180 डिग्री का होता है। तो बाह्य का 50 होगा, 30 का 130 का अंदर का। अब आमने सामने के जो कोण होंगे सम्मुख, उनका योग भी 180 होगा, इन दोनों का और इन दोनों का भी। तो यदि हमारा ये कोण 130 का हो चुका है तो फिर ये सामने का कोण कितने का होगा, 50 का। तो उसी प्रकार से यहाँ का कोण भी हमारा 50 डिग्री का रहेगा, जो उसके अंदर का रहेगा। तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जो रहेगा 50 डिग्री। चलिए अगला प्रश्न है, अल्कोहल और पानी के 1 लीटर के मिश्रण में 30% पानी है और उस मिश्रण में कितना अल्कोहल मिलाया जाए या डाला जाए कि उस पानी का प्रतिशत 15 हो जाए। तो देखिए यदि 1 लीटर के अंदर हम 1000 ml देखते हैं तो 1000 ml में 700 ml अल्कोहल है और 300 ml पानी है। तो ये पानी उसके अंदर 30% मतलब 300 ml और 700 मतलब 70%। अब हम उसके अंदर यदि कितना अल्कोहल मिला दें कि पानी का जो प्रतिशत है वो 30% से घट करके 15% हो जाए। तो यदि हम इसके अंदर 1000 ml, विकल्प को देखते हैं तो विकल्प से यदि हम इसमें 1000 ml पानी अल्कोहल और मिला देते हैं तो अल्कोहल की जो मात्रा रहेगी वो 700 + 1000 मतलब कि 1700 ml हो जाएगी। और 1700 ml जो रहेगा वो 85% हो जाएगा अल्कोहल, और पानी जो रहेगा 30% जो रहेगा 300 ml, तो ये हो जाएगा 15%। तो हम इसके अंदर 1000 ml अल्कोहल और मिला देंगे। चलिए अब देखते हैं आगे, पेडागोजी से संबंधित प्रश्न है। यहाँ पर बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। तो बाल मनोविज्ञान जो होता है उसमें हम अध्ययन किसका करते हैं, तो उसके अंदर हम अध्ययन करते हैं बालक के जन्म के पूर्व
गर्भावस्था से लेकर उसकी किशोरावस्था तक का अध्ययन इसमें हम करते हैं। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बालक की विद्यालय में रुचि बढ़ाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? तो विद्यालय में बालक की रुचि बढ़ाने के लिए विद्यालय का जो वातावरण है वो बालक के अनुकूल किया जाना चाहिए। अगला है, बाल अपराध की रोकथाम के लिए माता पिता को क्या करना चाहिए? तो माता पिता को बच्चों से सहानुभूतिपूर्ण एवं सकारात्मक व्यवहार करना चाहिए। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उपचारात्मक विधि उपयोगी होती है, तो ये किसके लिए विधि उपयोगी होती है? उपचारात्मक विधि जो होती है तो ये होती है पिछड़े बालकों के सुधार के लिए। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सभी बालक जन्म से समान होते हैं? तो ये कहा है, ये मानना है वाटसन का। ऑप्शन सी जो रहेगा ये सही उत्तर है। अपराधी प्रवृत्ति वाले बालक के लिए उपयुक्त विधि है, तो अपराधी प्रवृत्ति वाले बालक के लिए जो उपयुक्त विधि होती है वो होती है उपचारात्मक विधि। ऑप्शन डी जो रहेगा यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियाँ होती है, तो मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियाँ 14 प्रकार की बताई हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर इसका सही उत्तर रहेगा। आगे आते हैं, किस नियम के अनुसार प्रतिभाशाली माता पिता की संतान निम्न कोटि की होती है? तो ये होता है ऑप्शन ए प्रत्यागमन का नियम के अनुसार। और इस नियम के अनुसार प्रतिभाशाली माता पिता की संतान जो होती है वो निम्न कोटि की, मतलब उनकी बुद्धि इतनी प्रतिभाशाली नहीं होती है, ऐसा इस नियम का मानना है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कक्षा वातावरण में सीखने का महत्वपूर्ण नियम है? तो यहाँ पर सीखने का महत्वपूर्ण नियम ये है, ऑप्शन सी जो रहेगा हस्तलेखन। अब हस्तलेखन को यहाँ पर क्यों माना है? तो देखिए, सीखने का मतलब ये होता है कि बच्चे को जो भी कक्षा के अंदर पढ़ाया गया है तो बच्चे उस चीज़ को अपनी भाषा शैली में अपने पाठ्य पुस्तक के अंशों को स्वयं लिख पाए, तो उसी वजह से यहाँ पर हस्तलेखन को यहाँ पर विकल्प माना है। अगला है, वाटसन ने नवजात शिशु के मुख्य रूप से किन संवेगों की बात कही है? तो यहाँ पर बात की है भय, क्रोध व स्नेह की। ऑप्शन सी जो रहेगा ये इसका सही उत्तर है। अगला हमारा प्रश्न है, मानसिक तथा शिक्षा लब्धि परीक्षण नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी ऑप्शन ए बर्ट ने। आगे बढ़ते हैं, पाठ्यक्रम निर्माण में सर्वाधिक महत्व किसको दिया जाना चाहिए? तो पाठ्यक्रम निर्माण में सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाना चाहिए व्यक्तिगत विभिन्नता को। ऑप्शन ए। अगला हमारा प्रश्न है, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? तो पाठ्यक्रम शिक्षा व्यवस्था के अनुरूप, परीक्षा प्रणाली के अनुरूप, समाज एवं परिवेश के अनुरूप, उपरोक्त डी सभी के अनुरूप। तो यहाँ पर उत्तर रहेगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी के अनुरूप पाठ्यक्रम होना चाहिए। अगला हमारा प्रश्न है, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? छात्र केंद्रित, विद्यालय केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, इनमें से कोई नहीं, तो पाठ्यक्रम छात्र केंद्रित होना चाहिए। ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, बालकों के स्वभाव को समझने के लिए शिक्षक को अध्ययन करना चाहिए। तो शिक्षक को किसका अध्ययन करना चाहिए? तो शिक्षक को अध्ययन करना चाहिए ऑप्शन सी, बाल मनोविज्ञान का। तो यहाँ पर ये ऑप्शन सी हमारा उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ये थे आज के हमारे शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 1 के लिए एक प्रैक्टिस सेट, जिसमें आपने प्रश्न देखे किस प्रकार के प्रश्न रहे हैं, और प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आप चैनल पर इतने समय हमारे साथ बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्दी ही एक और नए वीडियो के साथ।